स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र। My last video was related with nature and definition of psychology। मनोविज्ञान क्या है ये आपने पढ़ा। मनोविज्ञान में क्या होता है? मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, मनोविज्ञान क्या, ये आपने समझ लिया। अब मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र क्या आ गया? मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है, ये कहलाता है इसका कार्यक्षेत्र या स्कोप। तो मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र को हम 3 भागों में बांट के डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एकेडमिक एरिया, शैक्षिक क्षेत्र। इसके बाद दूसरी कैटेगरी में हम लेंगे एरियाज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, प्रयुक्त मनोविज्ञान के क्षेत्र। और तीसरी कैटेगरी में न्यू इमर्जिंग फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के नए उभरते क्षेत्र। तो सबसे पहले शैक्षिक क्षेत्र, एकेडमिक एरियाज। शिक्षण और शोध, टीचिंग एंड रिसर्च मनोविज्ञान का एक प्रमुख कार्य क्षेत्र है। इस दृष्टिकोण से इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाओं में मनोविज्ञानी अपनी अभिरुचि दिखाते हैं। शैक्षिक क्षेत्र एकेडमिक एरिया के अंतर्गत पहला आता है जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान, लाइफ स्पान डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। सेकंड, मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। थर्ड, पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एनिमल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। फोर्थ, दैहिक मनोविज्ञान, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिफ्थ, परिमाणात्मक मनोविज्ञान, क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी। सिक्स्थ, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, पर्सनालिटी साइकोलॉजी। सेवेंथ, समाज मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। एट्थ, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। नाइन्थ, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। और 10th है असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इस तरह टीचिंग और रिसर्च से संबंधित ये 10 मनोविज्ञान के क्षेत्र है। तो सबसे पहले टीचिंग रिसर्च के अंतर्गत पहला एरिया जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान, लाइफ स्पान डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? इसमें गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक जो भी विकास की अवस्थाएं हैं, विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह से शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक विकास होता है। अलग अलग तरह के जो डेवलपमेंटल एरियाज हैं, बुद्धि का विकास, मोटर डेवलपमेंट, खेल, भाषा विकास आदि का अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है। इसमें कुछ विशेष कारक जैसे आनुवंशिकता, हेरिडिटी, परिपक्वता, मैच्योरिटी, पारिवारिक पर्यावरण, होम एनवायरनमेंट, सामाजिक आर्थिक अंतर, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस आदि का व्यवहार के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। और कुल मनोविज्ञानियों के 5% मनोवैज्ञानिक विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक ऐसा एरिया है जिसमें मनुष्य के उन सभी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जिन पर प्रयोग करना संभव है। सैद्धांतिक रूप से ऐसे तो मानव व्यवहार के किसी भी पहलू पर प्रयोग किया जा सकता है, किंतु मनोवैज्ञानी उस पहलू पर प्रयोग करने की कोशिश करते हैं जिसको कि पृथक किया जा सके और जिसके अध्ययन की प्रक्रिया सरल हो। इस दृष्टि से विजन, दृष्टि, श्रवण, चिंतन, थिंकिंग, लर्निंग आदि जैसे व्यवहारों का एक्सपेरिमेंटल स्टडी या प्रयोगात्मक अध्ययन काफी अधिक किया गया है। और मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में उन मनोवैज्ञानिकों ने काफी रुचि दिखाई है जिनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का संस्थापक भी कहा जाता है। इनमें से प्रमुख है विल्हेम वुंट, टिचनर, वाटसन आदि के नाम इसमें सम्मिलित है। तो मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में व्यवहार का जो है मनुष्य के व्यवहार का प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है। प्रायोगिक परिस्थिति में हम परिस्थितियों को नियंत्रित करके अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से।
थर्ड है पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एनिमल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। जैसे कि मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में मनुष्य के व्यवहार का प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है, इसमें पशुओं के व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है। और ये प्रयोग चूहे, बिल्ली, बंदर, कुत्ते, वनमानुष आदि पे किए जाते हैं। और इसमें जो भी शोध हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, वो अधिकतर सीखने की प्रक्रिया और व्यवहार के जैविक पहलुओं के अध्ययन से संबंधित है। और इस क्षेत्र में स्किनर, गथरी, पैवलव, टालमैन आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है दैहिक मनोविज्ञान, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का कार्यक्षेत्र प्राणी के व्यवहार के दैहिक निर्धारकों, फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स और उनके प्रभावों का अध्ययन करना है। इस तरह इसमें क्या होता है, ये जो ब्रांच है ये बायोलॉजिकल साइंस से काफी मिलती जुलती है, इसको साइकोबायोलॉजी भी कहा जाता है। और आजकल ब्रेन फंक्शनिंग और बिहेवियर के जो अधिकतर अध्ययन है उसमें मनोवैज्ञानिकों की रुचि बहुत अधिक हो गई है। और इससे एक नई इंटरडिसिप्लिनरी स्पेशलिटी का जन्म हुआ है जिसको न्यूरो साइंस कहा जाता है। तो इस तरह से दैहिक मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, हार्मोन्स का बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें भी रुचि लेते हैं। और विभिन्न तरह के ड्रग्स, उनका बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका भी अध्ययन किया जा रहा है। और इससे भी एक नई स्पेशलिटी का जन्म हुआ है जिसको मनो फार्माकोलॉजी, साइकोफार्माकोलॉजी कहा जाता है। इसमें विभिन्न औषधियों के व्यवहारात्मक प्रभाव से लेके मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में होने वाले मोलिक्यूलर रिसर्च तक का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है परिमाणात्मक मनोविज्ञान, क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी। क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव व्यवहार को समझने और उसका अध्ययन करने के लिए गणितीय, सांख्यिकी और परिमाणात्मक विधियों को विकसित करना। इस तरह से इस क्षेत्र में व्यवहारात्मक सांख्यिकी जैसे विषय में अधिक अभिरुचि लेने लगे हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण विशेषता है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच विभिन्नता के अध्ययन से है। व्यक्तित्व मनोविज्ञानी क्या करते हैं, व्यवहार के मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। इस तरह से इसमें सामान्य और असामान्य, सामान्य और विचलित दोनों तरह के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है समाज मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है, समाज में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है या इसमें व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और ये अध्ययन विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाओं के अध्ययन के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच होने वाली अंतःक्रियाएं, व्यक्ति समूह के बीच होने वाली अंतःक्रियाएं और समूह समूह के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं के आधार पर इसमें व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा पूर्वाग्रह, विभेद आदि को संपोषित और विकसित करने वाले कारक, मनोवृत्ति परिवर्तन और विकास को प्रमाणित करने वाले कारक, समस्या समाधान पे समूह के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन आदि इसमें सम्मिलित होता है। लगभग 6% मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में कार्यरत है। नेक्स्ट संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रियाओं जैसे परसेप्शन, लर्निंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, थिंकिंग आदि के अध्ययन के महत्व पे बल डाला जाता है। विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। और ये मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मानव व्यवहार की संपूर्ण और वैज्ञानिक व्याख्या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में संतोषजनक ढंग से नहीं की जा सकती। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक उद्दीपक के प्रति व्यक्ति कुछ निर्णय करने के बाद ही अनुक्रिया करता है। प्रत्येक निर्णय की प्रक्रिया में अन्य उद्दीपकों के साथ व्यक्ति उन उद्दीपकों की तुलना करता है जिसके प्रति उसको अनुक्रिया करना होता है। तो इस तरह से ये मनोवैज्ञानिक केवल उद्दीपक अनुक्रिया व्यवहार के आधार पर नहीं व्याख्या करते हैं, बल्कि इसमें किसी भी व्यवहार व्यक्ति करता है उसके पीछे अनेक संज्ञानात्मक कारकों का योगदान होता है। इससे संबंधित अध्ययन इसमें किए जाते हैं। नेक्स्ट असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। असामान्य मनोविज्ञान में क्या होता है,
इसमें कुसमायोजित व्यवहार, मेल एडेप्टिव बिहेवियर का अध्ययन, असामान्य व्यवहार के कारणों, लक्षणों, प्रकारों आदि का अध्ययन किया जाता है। असामान्य व्यवहार के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, कितने प्रकार का होता है, कैसे लोगों की असामान्यता को कम किया जाए, कैसे व्यक्ति को सामान्य की ओर अग्रसर किया जाए आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। और उत्पत्ति के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए उसकी बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड और सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड का भी विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का भी कार्यक्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मनोवैज्ञानिकों की बहुत अधिक सक्रियता पाई गई है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक प्रक्रिया के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। इसमें सीखने के नियमों के अध्ययन के अलावा छात्रों का शैक्षिक निष्पादन किस तरह से व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तित्व कारक और सामाजिक अंतःक्रिया आदि से प्रभावित होता है। और शोध कार्य में कुछ विशेष चर जैसे शिक्षक छात्र अंतःक्रिया, सीखने और छात्रों के मनोबल पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। कुछ बड़े पैमाने पर स्कूल के सामाजिक संगठन को तथा शिक्षकों के चयन और प्रशिक्षण का भी अध्ययन करते हैं। तो इस तरह शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मुख्यतः सीखने और अभिप्रेरण के बारे में मनोवैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके छात्रों में सीखने की क्षमता को बढ़ाना है। कुल मनोवैज्ञानिकों का लगभग 6% मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत है। अभी तक आपने शिक्षण और शोध से संबंधित मनोविज्ञान के 10 एरियाज पढ़े। अब आते हैं एरियाज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, प्रयुक्त मनोविज्ञान के क्षेत्र। मनोविज्ञान, प्रयुक्त मनोविज्ञान के क्षेत्र का मतलब क्या है कि जहाँ पे मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों और समूह के मनोवैज्ञानिक समस्याओं के समाधान में अपने कौशल और शोध का प्रयोग करते हैं, या व्यावहारिक रूप से कहाँ कहाँ मनोविज्ञान का यूज किया जा रहा है, किन किन ब्रांचेस में। तो इसमें आते हैं मुख्य रूप से नैदानिक मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, स्कूल मनोविज्ञान, औद्योगिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान और सैन्य मनोविज्ञान। तो 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की सबसे प्रचलित और बड़ी प्रयुक्त शाखा है, अप्लाइड फील्ड है, बहुत ज्यादा ये प्रचलित है। और कुल मनोवैज्ञानिकों की संख्या का 45% मनोवैज्ञानिक केवल नैदानिक मनोवैज्ञानिक है। और ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं कई तरह के कार्य करते हैं, जिनका मुख्य कार्य क्या है, मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रसित लोगों को चंगा करना, स्वस्थ करना है, ताकि वो अपने दिन प्रतिदिन की दुनिया में ठीक ढंग से समायोजन कर सके। तो इनके द्वारा मुख्य रूप से 3 कार्य अधिक किए जाते हैं: शोध, निदान और उपचार, रिसर्च, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। साइकोथेरेपी के विभिन्न विधियों के माध्यम से लोग मानसिक रोगी का उपचार करते हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिक मुख्य कार्य क्या होता है, किसी समस्या का निदान करना, डायग्नोस करना, क्या कारण है ये पता लगाना। खासतौर से जो भी मनोवैज्ञानिक व्यवहारात्मक समस्याएं हैं उसको ये डायग्नोस करते हैं। और इसमें इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट आदि का उपयोग किया जाता है। इसके शोध का क्षेत्र विस्तृत होता है और मूलतः मनोवैज्ञानिक समस्याओं के उपचार में अधिक केंद्रित होता है। ये विश्वविद्यालय में ये जो मनोवैज्ञानिक हैं वो यूनिवर्सिटीज में, क्लिनिक में और मेंटल हॉस्पिटल आदि में अधिक सक्रिय है। नेक्स्ट, सामुदायिक मनोविज्ञान, कम्युनिटी साइकोलॉजी। कम्युनिटी साइकोलॉजी, इसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, नियमों, विचारों और तथ्यों का उपयोग सामाजिक समस्याओं के समाधान में करते हैं और व्यक्ति को अपने कार्य एवं समूह में समायोजित करने में मदद करते हैं। सामुदायिक मनोविज्ञान का संबंध साइकोथेरेपी, साइकोडायग्नोसिस से नहीं होता है, बल्कि उस पर्यावरण परिस्थिति से होता है जिसमें व्यवहारात्मक क्षुब्धता, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस उत्पन्न होती है या उत्पन्न हो सकती है, कि पर्यावरण में परिवर्तन लाके समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति विशेष में परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि ये सामान्य पर्यावरण में परिवर्तन लाना, जैसे स्कूल के संगठन और प्रशासन में परिवर्तन, पूरे समाज के किशोरों और बच्चों की अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन आदि को करके समस्या की गंभीरता को कम करने की कोशिश करते हैं। देखा जाए वास्तव में तो सामुदायिक मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, कम्युनिटी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ मूवमेंट का विशेष भाग माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अप्लाइड फील्ड, परामर्श मनोविज्ञान, काउंसलिंग साइकोलॉजी।
काउंसलिंग साइकोलॉजी का कार्यक्षेत्र नैदानिक मनोवैज्ञानिक के कार्यक्षेत्र से काफी मिलता जुलता है। मात्र अंतर इतना ही है कि परामर्श मनोविज्ञान व्यक्ति के साधारण सांवेगिक और व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, जबकि नैदानिक मनोविज्ञान में से थोड़ा जटिल और कठिन समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। तो अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि परामर्श मनोविज्ञान सामान्य व्यक्तियों को ही अपनी समायोजन क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है। परामर्श मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के सापेक्षिक जो कमजोरियां और गुणों का पर्दाफाश करता है, और ये मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज करते हैं, काउंसलिंग में यूज किए जाते हैं। और ये साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, छात्रों को उनकी उपलब्धियों को प्राप्त करने में, उपलब्धियों में समायोजन करने में भी मदद करते हैं। कैरियर के बारे में योजना तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस एरिया में, काउंसलिंग के एरिया में लगभग 10% साइकोलॉजिस्ट कार्यरत है। नेक्स्ट, स्कूल मनोविज्ञान, स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजिस्ट का कार्य जैसे कि सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्यकर्ता और परामर्श मनोविज्ञान से अंशतः मिलता जुलता है। स्कूल मनोविज्ञान एक मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में कार्य करते हैं और छात्रों को अन्य विशेषज्ञों के पास विशेष उपचार के लिए भी भेजते हैं। स्कूल में मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं, व्यावहारिक और शैक्षिक परीक्षण करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम को संगठित करके शिक्षकों को छात्रों और अन्य शिक्षकों के साथ संगठित करने में और स्कूल के प्रशासन से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी मदद करते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 5% मनोवैज्ञानिक कार्यरत है। इसके बाद नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान। औद्योगिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान में क्या है, उद्योगों में और विभिन्न जो भी संगठन है उनमें कार्यरत कर्मचारियों के मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उनका पर्याप्त समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इनका संबंध कर्मचारियों और कार्यों के विभाजन, कार्मिक चयन, कार्य मूल्यांकन, कार्य मनोवृत्ति, कार्य के भौतिक वातावरण आदि के अध्ययन से होता है। कार्मिक चयन, पर्सनल सिलेक्शन में औद्योगिक मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों और साक्षात्कार का यूज करते हैं और कर्मचारियों के लिए कैसे हम बेस्ट कर्मचारी का चयन करें इंडस्ट्री में और उसका प्लेसमेंट करें, ये कार्य करते हैं। उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करने में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों और विभिन्न तकनीकों की मदद से ये मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं। इसके अलावा अपने कर्मचारियों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए विभिन्न तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन करते हैं, जिससे उनका तकनीकी कौशल बढ़ाया जा सके, उनके मनोबल को बढ़ाया जाता है और सामूहिक तनाव को कम किया जाता है। ये लोग कंपनी को एक मानव संगठन के रूप में समझते हैं और उसमें कुछ वैसे परिवर्तनों की सिफारिश करते हैं जिससे कंपनी की उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। लगभग 5% साइकोलॉजिस्ट इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत है। संगठनात्मक मनोविज्ञान, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का ही एक नवीनतम और विकसित रूप है। संगठनात्मक मनोविज्ञान में उद्योगों के अलावा अन्य संगठनों जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, सरकारी जो दफ्तर हैं, बैंक आदि में कार्यरत कर्मचारियों की मानवीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, सैन्य मनोविज्ञान, मिलिट्री साइकोलॉजी। इसमें मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों का उपयोग सैन्य क्षेत्रों में किया जाता है और इनका मुख्य कार्यक्षेत्र निम्नलिखित 5 तरह की गतिविधियों तक फैला हुआ है। विभिन्न स्तरों पे रक्षा कर्मचारियों का चयन, विशेष कार्यक्रम का आयोजन करके ऐसे कर्मियों में नेतृत्व गुणों को विकसित करना, विशेष ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करना जिससे कर्मियों में सुरक्षा कौशलों का विकास हो सके, सैन्य बलों में मनोबल को विकसित करने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करना, कुछ विशेष सैन्य समस्याओं जैसे अधिक ऊंचे स्थानों में उचित व्यवहार करने संबंधी सैनिकों की समस्याएं, चिंता, तनाव आदि से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना। तो इस तरह से कुल मनोवैज्ञानिकों का 45%, नैदानिक मनोविज्ञान में 5%, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में 5%, विकासात्मक मनोविज्ञान में 5%, स्कूल मनोविज्ञान में 6%, समाज और व्यक्तित्व मनोविज्ञान में 6%, शिक्षा मनोविज्ञान में और 10% परामर्श मनोविज्ञान में, 14% प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में और 7% अन्य मनोविज्ञान में कार्यरत है। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत
तीसरी कैटेगरी में हम न्यू इमर्जिंग फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी को लेंगे, मनोविज्ञान के नए उभरते क्षेत्र। साइकोलॉजी सब्जेक्ट लगातार कंटिन्यूसली विकसित हो रहा है और इसके जो स्कोप है उसमें नई नई स्पेशलिटीज प्रवेश करती जा रही हैं। तो इससे क्या होता है, कुछ नई नई ब्रांचेस आ गई हैं। तो उसमें पहली ब्रांच है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, पर्यावरणीय मनोविज्ञान। पर्यावरणीय मनोविज्ञान में क्या है, पर्यावरण और उसके व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। एनवायरमेंट के विभिन्न पहलू जैसे स्कूल, घर, आवाज, प्रदूषण, मौसम, भीड़ भाड़ आदि का व्यवहार पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों का अध्ययन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में किया जाता है। और एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट खासतौर से क्या जानने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि एनवायरमेंट के कीमती खजाने को कैसे बचाया जा सकता है और एनवायरमेंट के दोषपूर्ण पहलू से मानव को किस तरह बचाकर उसके जीवन के गुणों या विशेषताओं को उन्नत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यू इमर्जिंग फील्ड है हेल्थ साइकोलॉजी, स्वास्थ्य मनोविज्ञान। साइकोलॉजी के इस एरिया में स्वास्थ्य, विशेषकर शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान हेल्थ साइकोलॉजी में हेल्थ और उनको प्रभावित करने वाले वेरिएबल्स के बीच के संबंधों पर प्रकाश डाला जाता है। इसमें विशेषकर क्या क्या अध्ययन किया जाता है हेल्थ साइकोलॉजी के एरियाज में, खास तौर से टेंशन, एंजाइटी आदि का, हृदय रोग, कैंसर आदि की उत्पत्ति में क्या भूमिका होती है या हो सकती है, इसका अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर रोगी संबंध, अस्पताल के पर्यावरण में उपलब्ध सुविधाओं और उनके प्रति रोगियों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में हेल्थ साइकोलॉजिस्ट खासतौर से कोविड-19 के क्या जो है फिजिकल इफेक्ट हुए, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुए, क्या इमोशनल इफेक्ट हुए, इन सब पे अध्ययन कर रहे हैं। थर्ड, करेक्शनल साइकोलॉजी, सुधारात्मक मनोविज्ञान। इस ब्रांच में साइकोलॉजिस्ट उन मानव व्यवहारों का अध्ययन करते हैं जो सामाजिक नियम तथा कानून के उल्लंघन से संबद्ध होता है। मनुष्यों के ऐसे व्यवहारों को सुधारने का पर्याप्त प्रयास मनोवैज्ञानिक तथ्यों एवं विधियों द्वारा किया जाता है। इसमें अपराधी और किशोर अपराधियों के व्यवहारों को सुधारने का पर्याप्त प्रयास किया जाता है। अतः इस मनोविज्ञान का संबंध जेल के पर्यावरण और न्यायिक कोर्ट आदि के वातावरण से भी काफी होता है। नेक्स्ट, एरोस्पेस साइकोलॉजी, वायुदिक मनोविज्ञान। एरोस्पेस साइकोलॉजी, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले उन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जब वे स्पेस में काफी ऊंचाई पर कार्यरत होते हैं। जब व्यक्ति पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर चला जाता है तो क्या होता है, उसको डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट, डिफरेंट तरह के वेदर का सामना करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में उनका जो बिहेवियर होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है और व्यक्ति को उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन समस्यात्मक पहलुओं पे और उनके यथोचित समाधान पे इस मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, न्यायिक मनोविज्ञान। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में क्या होता है, साइकोलॉजी और लॉ, मनोविज्ञान और कानून दोनों के संबंधों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन इसमें किया जाता है। किसी व्यक्ति पे मुकदमा चलाया जा सकता है कि नहीं, इसका निर्धारण करने में साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस की भूमिका अहम होती है। जेल के भीतर साइकोलॉजिस्ट एक चिकित्सक, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट आदि के रूप में कार्य करते हैं। पुलिस विभाग के द्वारा अक्सर मनोवैज्ञानिकों की सेवा ली जाती है। क्यों ली जाती है? पुलिस विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट क्यों साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति करता है? जेल में भी साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, क्यों? क्योंकि पुलिस विभाग मनोवैज्ञानिकों की सेवा इस उम्मीद से लेता है कि वो उन्हें जटिल मानव इच्छाओं और अभिप्रेरणों को ठीक ढंग से समझने में मदद करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को पूरी तरह से समझे बिना किसी भी कैदी या अपराधी के साइकोलॉजी को नहीं समझा जा सकता। उसके लिए साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है और पुलिस भी ठीक तरीके से जो है केसेस को सुलझा सकती है, समस्याओं का समाधान तभी कर सकती है।
तो कानूनी तंत्र के दूसरे छोर पे ये भी देखा गया है कि मनोवैज्ञानिक शोधों का उपयोग कभी कभी जटिल न्यायिक निर्णय लेने में भी सफलतापूर्वक किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई जो है बहुत गंभीर अपराधी भी है, लेकिन उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, तो कैसे उसकी जांच की जाए, है ना, ट्रीटमेंट भी देना है, सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेलकूद का मनोविज्ञान। आधुनिक समय में खेलकूद में भी मनोवैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना है, वहाँ पे भी साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाती है। हर देश में हर जगह जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है स्पोर्ट्स के फील्ड में कार्यरत है। तो इसमें क्या होता है, कुछ विशेष समस्याओं का, जैसे खेल कूद में अधिक अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति खेल कूद संबंधी जोखिम व्यवहार को क्यों करना चाहते हैं, खेल खेलने वाले और खेल देखने वाले व्यक्ति के जो मोटिवेशंस है उनमें क्या अंतर होता है आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा मास का प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। जैसे कि जब अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, जैसे सपोज कोई टूर्नामेंट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला है, तो कई बार होता है कि उस देश के जो जनता है, ऑडियंस है, या जो कहना चाहिए कि उसकी बहुत बड़ी डिमांड होती है कि हम जीत जाए, हमारी टीम जीते। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। तो साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे उनकी एंजाइटी, टेंशन्स को दूर करने में भी मदद करते हैं। और कई अध्ययन इस संदर्भ में हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट ने स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अध्ययन हुए हैं उसमें देखा गया है कि खेल कूद व्यवहार से क्या होता है, व्यक्ति की कॉग्निटिव एबिलिटी मजबूत होती है। इस तरह के व्यवहार का उपयोग मनोवैज्ञानिक, नैदानिक परिस्थिति और हॉस्पिटल में चिकित्सीय साधन, थेरेप्यूटिक मीन्स के रूप में भी अधिक करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइकोलॉजी, राजनीति का मनोविज्ञान। राजनीति का मनोविज्ञान में राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों और सामान्य व्यक्ति के व्यवहारों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मनोवैज्ञानिक राजनीतिक संबंधों से जुड़े मानवीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इसमें राजनीतिक नेतृत्व, प्रभावशाली राजनीतिक रणनीतियां, राजनीतिक विद्रोह, दल बदली आदि के पीछे छिपे मानव अभिप्रेरणाओं और इच्छाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है गेरोसाइकोलॉजी। गेरोसाइकोलॉजी में बुजुर्ग व्यक्तियों की समस्याओं, उनके स्वास्थ्य और कैसे वो जो है अपना वृद्धावस्था की जो समस्याओं का निराकरण करके अपना वृद्धावस्था का समय अच्छे से व्यतीत कर सके आदि का मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है और उनके बुजुर्गों की स्वास्थ्य और अन्य समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। इसमें विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है और विभिन्न संस्कृतियों के क्या व्यवहारों में अंतर होता है, एक संस्कृति के व्यवहार, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से क्या संबंध है, संस्कृति कैसे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है आदि आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट साइकोलॉजी फॉर वीमेन। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें महिलाओं के मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक साइकोलॉजी, आर्थिक मनोविज्ञान। अर्थव्यवस्था कैसे व्यक्ति को प्रभावित करती है और व्यक्ति कैसे अर्थ से प्रभावित होता है, दोनों का, या हम कह सकते हैं व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट साइकोलॉजी। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें यातायात और परिवहन से संबंधित समस्याओं, उसके कारणों आदि का अध्ययन किया जाता है। आजकल आप देखते हैं बहुत सारे जो है रोड एक्सीडेंट्स और ये सब हो रहे हैं, तो यहाँ भी साइकोलॉजिस्ट अध्ययन करते हैं कि कैसे जो है ड्राइविंग कैसे की जाए, ड्राइवर को कैसे ट्रेनिंग दी जाए, ट्रैफिक के और क्या क्या उसमें सावधानियां बरती जाए, लोगों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए आदि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं जिसके कारण ये होता है, एक्सीडेंट्स को कैसे कम किया जा सकता है। तो इन सब से संबंधित जो अध्ययन किए जाते हैं वो ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट साइकोलॉजी में अध्ययन किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य नई ब्रांच भी आ गई हैं, जैसे आजकल एक नई ब्रांच आ गई है म्यूजिकोलॉजी। इसमें म्यूजिक और साइकोलॉजी, संगीत और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है,
आदि का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से योग मनोविज्ञान, ये भी एक नई उभरती फील्ड है। तो इस तरह से आपने देखा कि मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है या इसका जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक है और दिन प्रतिदिन व्यापक होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। जहाँ जहाँ बिहेवियर है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान है। तो इस तरह से मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पॉजिटिव माइंड साइकोलॉजी को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और अगर कोई भी आपको इस टॉपिक में कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। थैंक यू।